Hello guys, I'm Twinkle. I welcome to all of you in my channel Namaste Star, and our slogan is on the विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. ओके तो आज जो है हम देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन RRB, NOSET, CSC Civil and also it's for the CRE AIMS examination. Okay, so here it is. वी डिस्कस दी क्वेश्चंस पेपर एंड ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये रियली में आप देखना बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेगा. इसके अंदर सिर्फ हमारे नर्सिंग के ही क्वेश्चंस नहीं है बट ऑब्वियसली वी इंक्लूडेड हियर इट इज़ फॉर द रीजनिंग क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, मैथ्स रीजनिंग. ओके, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि कैसा है. और जितने मॉडल पेपर्स है, अगर आपके पास थ्योरी को वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब रखा है ना, मैं तो थ्योरी भी डालती हूँ, MCQs भी डालती हूँ, इवन मैं जो है वो मॉडल पेपर भी डाल रही हूँ. पर मॉडल पेपर का मतलब ही ये है कि आपको जैसा पेपर आपको अपनी एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है वैसा ही यहाँ पे बनाया गया है. ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ भी देखने का टाइम नहीं है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, और मैं बार बार बोलती हूँ कि रिवाइज इज़ इम्पोर्टेंट. ओके, आप कुछ और करो ना करो, रिवीजन ज़रूर करना और खुद को मोटिवेट खुद से रखना. ये ना हो कि आप मोटिवेशन की वीडियो देखने में ही 2-2 घंटे निकाल रहे हो और फिर मोटिवेट होकर सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये गलत है. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. उसके पहले आपके लिए एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोट्स रखा हुआ है और वो कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपने ही मर गए हैं उनको कुछ भी बोलो कुछ नहीं हो सकता है, जिन्होंने खुद से ही मान लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसने ऐसा बोला है, तो वो गलत है. कोई आपके बारे में क्या बोलेगा, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. इफ़ यू हैव दी विंग्स, बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं उड़ूँ तो आप नहीं उड़ोगे. ठीक है, बट इफ़ यू हैव द विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, तो आप सब कुछ कर पाओगे जो आप चाहते हो. ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके एनर्जाइज्ड होके देखिएगा. ऐसा हो तो 1 कप चाय पी लीजिएगा, फिर लेक्चर्स को स्टार्ट कीजिएगा. जितने आज का लेक्चर्स है कंटिन्यूअसली बैठ के ही लेक्चर्स को देखिएगा, घूमते फिरते. एक बार जब पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ शांति से देखिएगा. सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर डालना. ओके, चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹330, एक टेबल है जो बिक रहा है 330 रुपीज़ में और उसका ट्रेडर गेन जो था वो 10% है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, बराबर. जिसने इसको बेचा ना उसने इसमें अपना खुद का 10% मुनाफा लिया है. ठीक है, मतलब कि तब जाके 330 में उसने उसको बेचा है, तो एक्चुअली इसका प्राइस कितना होगा. ठीक है, ये आपको ढूंढना है ना. तो देखो क्या हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 300 रुपीज़. इस टेबल का एक्चुअल प्राइस 300 रुपीज़ है, बट जिसने इसको बेचा उसने इसके लिए उसके पीछे खुद का भी 10% मुनाफा लिया है 330 रुपीज़. ठीक है, तो उसका मेन एक्चुअली प्राइस रियल प्राइस 300 है और उसको सेलिंग प्राइस किया है 10% के साथ, वो 330 है. ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, आप ऐसा मत सोचना कि मैम ने ऐसे ही डाल दिया है. 330 इसका टोटल प्राइस है, 10% जो है टोटल प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस है और एक्चुअली रियल प्राइस तो 300 रुपीज़ तो हमने ढूंढा है. पर अभी हमारे पास क्या है, अभी माइंड में से 300 को डिलीट करो कर दिया. अभी हमको क्या देखना है कि हमको सिर्फ इतना ही पता है कि 330 रुपीज़ इसने बेचा है, उसको 10% मुनाफा लिया है. 10% प्रॉफिट मतलब कितने में से, तो 100 में से 10 का प्रॉफिट हुआ तो 100 + 10 = 110. ठीक है, तो 330 मल्टीप्लाई ऑफ 100 डिवाइड बाई दी 110, क्योंकि 330 में 100% का, ठीक है, और अपॉन क्या है टोटल प्राइस है, तो 330 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई ऑफ 110. 0 गया, 11 को 330 से डिवाइड करो 30 आ गया और 30 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ 300 रुपीज़ आ गया. ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि लॉस गया है 10%, तो क्या होता,
100 में से ही लॉस गया है, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो 330 का जो है मल्टीप्लाई किया 90 के साथ, अपॉन को क्या आएगा, 330 का मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, अपॉन क्या आएगा 90, तब आंसर आ जाता है 366.66 रुपीज़ जो है वो आ जाता है। ठीक है, ओके। तो हमको तो सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, एक्चुअली प्राइस, तो क्या आएगा वो 300 रुपीज़, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो कि इफ़ मुरली मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड फॉर ₹4,140। ठीक है, मुरली ने मोबाइल फ़ोन खरीदा, कितने में सोल्ड किया है, मतलब बेचा है, कितने में बेचा है, तो 4,140 रुपये में उसने बेचा, और गेन ऑफ दी 10% लॉस, और उसने खाद खाई, बराबर उसने लॉस खाया 10% का। क्यों? क्योंकि ना पबजी खेल रहा था और पबजी में से पैसे कमा रहा था मुरली। अभी तो पबजी बैन हो गई है। इफ़ ही वॉन्ट टू गेन 10% प्रॉफिट देन ही विल सॉल्व। अगर उसको 10% प्रॉफिट खाना होता तो वो कितने में बेचता? उसने अभी तो 4,140 में बेचा है, और उसमें भी उसने 10% खाद खाई, लॉस खाया। पर मानो कि इसी की जगह उसने 10% प्रॉफिट किया होता, तो वो प्रॉफिट पाना होता तो कितने में बेचता? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर देखो क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि 5,060 रुपीज़ जो है उसमें वो बेचता तो उसको 10% प्रॉफिट होता। हम देखें सॉल्व करके, देखो कैसे किया है। तो उसका मोबाइल फ़ोन उसने 4,140 में बेचा है, और वो भी उसने 10% लॉस खाया है। तो जो है यहाँ पे हमको तो प्रॉफिट के बारे में पूछा, इसलिए क्या होगा, 100 के अंदर 10 को प्लस करेंगे तो उसने प्रॉफिट लेना है, इसलिए 4140 मल्टीप्लाई 110, और 10% ऑलरेडी लॉस हो ही चुका है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो अपॉन 90 रहेगा। 4140 मल्टीप्लाई 110 क्योंकि प्रॉफिट को लेना है इस बार, और अपॉन 90 क्योंकि लॉस तो उसने खुद कर ही दिया है। तो क्या आएगा, 0 0 कट हो गया, 414 को 9 से डिवाइड करो आएगा 46 आंसर, 46 को 110 से मल्टीप्लाई करो आएगा 5060 रुपीज़, बराबर। तो अगर उसको प्रॉफिट मिलता तो क्या आ जाता, 5060 रुपीज़। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्या है कि ब्रिज के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अगर नहीं पता चलता है तो वीडियो को पॉज करो, फिर से आगे जाओ 5-10 मिनट और फिर से देखो इसको कि कैसे सॉल्व किया है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन खुद से भी करो। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग, एक ब्रिज है उसके ऊपर 130 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है, एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। अभी ये ट्रेन ने 45 किलोमीटर पर आवर जो है वो ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, बराबर, और कितना, 30 सेकेंड्स के अंदर, कितने, 30 सेकेंड्स के अंदर 45 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है। तो अभी उसने कितना जो है मीटर काटा होगा, कितना कर रही है वो ट्रैवल, समझो 45 किलोमीटर पर आवर, कितना क्रॉस किया उसने 30 सेकेंड्स के अंदर, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज, और ट्रेन का कितना है, 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, कितनी स्पीड से चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की। तो उसने 30 सेकेंड्स के अंदर कितना जो अंतर है वो नापा होगा। तो क्या आंसर आएगा, देखो इसके अंदर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 245 मीटर्स। कैसे, तो देखो इसके अंदर कैसे हमने काउंट किया है कि जैसे कि ये हमारा जो है वो ट्रेन कितनी है, 130 मीटर्स की जो है वो ट्रेन हमारी लॉन्ग है, ठीक है। और उसमें क्या है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो कितनी चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर, ऐसी ही रफ्तार से वो चल रही है, ठीक है। ब्रिज क्रॉस ड्यूरेशन कितना है, 30 सेकेंड, उसने ब्रिज को 30 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर लिया है, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है, ब्रिज है, और उसको क्रॉस कर लिया 30 सेकेंड्स के अंदर। और कितना, हमारा ट्रेन कितनी लंबी थी, 130 मीटर। स्टार्ट किया, क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर को हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड के अंदर, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में है और ट्रेन की जो लेंथ है वो भी मीटर के अंदर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5/18, तो क्या आ जाएगा कि 18 9 2 18 एंड 5 9 45, ठीक है। तो 9 9 कट हो गया और क्या रह गया, 5/2, 5 5 25 मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ 225/2 मीटर पर सेकेंड आया। अभी क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 25 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 30,
तो क्या हो जाएगा 2 और 15 2 ज़ा 30, इसलिए कट हुआ। 15 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे, आंसर आएगा 375 मीटर। ये तो आंसर आया, पर जो ट्रेन की लेंथ है उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कितना था 130, जो है 375 में से 130 को माइनस करो, बराबर, तो निकलेगा। तो क्या आ गया 245 मीटर। कितना काटा उसने, 245 मीटर जो है 30 सेकेंड में उसने अंतर को नापा है। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं पता चला फिर से भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो फिर से कि ट्रेन कितनी है, 130 मीटर की, बराबर, और स्पीड है उसका 45 किलोमीटर पर आवर। ब्रिज को क्रॉस करती है 30 सेकेंड्स के अंदर, 30 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस करती है, तब कितना मीटर उसने काटा वो पूछा है, ठीक है। तो इसलिए हमने 130 को माइनस किया था, है ना, क्योंकि ट्रेन का थोड़ी गिनना है हमको, तो ब्रिज का ही गिनना है ना सिर्फ, कितना काटा उसने। तो ट्रेन इसका है 45 किलोमीटर पर आवर, 130 मीटर से चल रही है, बीच में है ब्रिज, और ब्रिज को क्रॉस करने में, ब्रिज के दूसरी साइड जब वो गई ब्रिज को कंप्लीट करके 30 सेकेंड्स के अंदर, तब उसने कितना अंदर काटा। तो किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इसलिए आ गया 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5/18। ओके, तो 18 और 5 को काटा तो 5/2 बचा, 5 5 ज़ा 25/2 मीटर पर सेकेंड। लेंथ इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड, ऐसा होता है, पर हमने क्या कर दिया मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 25/2 मल्टीप्लाई ऑफ 30, तो क्या आएगा 30 को 2 से काटो 15, 15 को मल्टीप्लाई करो 25 से 375 मीटर। अभी जो मीटर था ट्रेन का उसको कट कर दो इसमें से, 375 माइनस 130, तो आ जाएगा 245 मीटर, और जो ही हमारा आंसर है, ठीक है। देख लो, है सी में 245, है ना, यस, तो यही हमारा आंसर भी था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक फ्रूट सेलर है, हैड सम एप्पल्स, उसके पास थोड़े से एप्पल्स है, ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स, उसमें से वो 40% एप्पल्स को बेच देता है। स्टील हैज़ 420 एप्पल्स, अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स है। ओरिजिनली ही हैड, तो सही में सच में उसके पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए, समझे। एक फ्रूट सेलर है, उसके पास थोड़े एप्पल्स है, उसमें से उसने 40% को बेच दिया, अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स है, तो ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ओरिजिनली ना उसके पास हो गए कितने एप्पल्स, 700 एप्पल्स, ठीक है, कितने हो गए 700 एप्पल्स। ओके, देखो कैसे हुआ ये सब। तो सेल्स किए उतने 40%, मतलब कि लेफ्ट हो गए, अभी 100 में से 40 लेफ्ट हो गए, तो कितने बचे हो गए 60%, और 60% मतलब कितने 420, है ना। तो 60% इज इक्वल टू 420 इज इक्वल टू 420 डिवाइड ऑफ 60, तो क्या हो जाएगा देखो, और उसको 100 से निकालना है ना, तो 100 टोटल कितने हो गए, 100 इज इक्वल टू 420 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई ऑफ 100, तो 0 0 गए, 42 को 6 से डिवाइड 7 बचे, 7 का 100 से मल्टीप्लाई 700 एप्पल्स टोटल है, समझ आ गया। ओके, अगर ऐसा पूछा होता कि 40% जो एप्पल्स बेचे उसने, है ना, वो कितने थे, तो वो कितने थे देखो, कि उसके लिए करना पड़ेगा 420 डिवाइड ऑफ 60 मल्टीप्लाई 40, 0 0 गए, 42 को 6 से डिवाइड कर दो, 70 और 40, ठीक है, 70 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 280 एप्पल्स, इतने उसने बेच दिए, समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो ना, तो ये करो, 280 का 420 से एडिशन करो ऐड करो, दोनों को हो जाएगा 700, पता चल गया। ओके, 420 जो बचे हैं वो 60% है, और 40% जो बेच दिए उसने 280 को बेच दिया, अभी कर दो दोनों का प्लस, आ गया 700, ठीक है। ऐसे भी निकलते हैं आंसर, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए समझो कि सेल किया है 40%, मतलब कि उसके पास अभी बचे हुए एप्पल्स है 60%, इसीलिए 420 का 60% हमको निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 420 मल्टीप्लाई ऑफ 100 डिवाइड 60, और हमारा आंसर आ जाएगा 700, जो हमारे टोटल एप्पल्स थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है कि एन एक्यूरेट क्लॉक सोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एक बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक है कि जो कितना है, तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग जो है वो चला है, उसमें हुआ है थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज,
थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock। ठीक है, 8 o'clock से वो डिग्री कितना कहाँ तक पहुँचा है आर का जो है वो, तो आर का जो है वो पहुँचा है 2 o'clock पे इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो क्या कितना डिग्री इसने जो है वो रोटेशन किया है वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा कि इसका आंसर हमको मिलने वाला ऑप्शन नंबर डी, उसका मतलब है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में 180 डिग्री है। यस, अभी देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि क्लॉक वाला क्वेश्चन, कोई भी क्लॉक वाला क्वेश्चन आए आप ऐसे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखो इसमें क्या बोला है कि क्लॉक है इसके अंदर 8 to 2 hours। ठीक है, तो 8 to 2 मीन्स कितने आवर्स हुआ, तो काउंट करो 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, कितना आवर्स हुआ ये 6 आवर्स। कितना हुआ 6 आवर। 8 to 2 तक, 8 बजे से 2 बजे तक घड़ी की सुई ने कितना अंतर जो है वो काटा 6 आवर्स तक का, बराबर। डिग्री नहीं, हमने सिर्फ आवर्स का पूछा है। तो 1 आवर में आर की सुई जो है वो कितना 30 डिग्री कौन बनाती है, कितना 30 डिग्री का कौन बनाती है, मतलब कि 30 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा 180। इसीलिए ये आंसर हमारा आया है। मैंने क्लॉक को भी आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, देखो 8 से 9 1, 9 to 10 2, 10 to 11 3, 11 to 12 4, 12 to 1 5 1, 1 to 2 6, 8 to 2 में 6 आर, और एक आर में जो डिग्री बनती है वो 30 डिग्री बनती है। अभी देखो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और समझना, घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, सबसे बड़ी सेकंड वाली सुई होती है। ठीक है, 1 मिनट में सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई की बात चल रही है, आर की चलती तो 30 डिग्री का बनाती है ना। तो 1 डिग्री में जो सेकंड की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में सेकंड की सुई का बोला, 1 मिनट में जो सेकंड की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में सेकंड की सुई जो है वो 360 डिवाइड ऑफ 60 मतलब कि 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो है वो 1 आवर में, मिनट की सुई सेकंड में, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई पूछा होता तो 360 का बनाती है, पर 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 1 आवर में, 1 मिनट की सुई 1 आवर के अंदर जो है वो 360 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। अतः 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 360 डिवाइड 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि 1 मिनट में सेकंड की सुई पूछे तो 360 डिग्री, 1 सेकंड में सेकंड की सुई पूछे तो 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 आवर में पूछे तो 360 डिग्री, मिनट की सुई मिनट में पूछे 360/60 6 डिग्री, 12 आवर्स में आर की सुई कितना, टोटल कितना आवर्स होता है 24, बट यहाँ पर हमारी घड़ी में कितना होता है 12 तक ही होता है। तो 12 आवर में जो आर की सुई है ना वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अतः 1 आवर में जो कितना बनाएगी 360 डिवाइड 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 आवर में ये 30 डिग्री का जो है, 1 आवर में आर की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट में आर की सुई, 1 मिनट में आर की सुई 30/60 मतलब हाफ डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, कब से कितने मिनट में सेकंड की सुई कितना बनाती है, आर की सुई कितना बनाती है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हमारा आंसर तो सिर्फ ऊपर की 3 लाइन में ही है। ठीक है, 8 to 2 मतलब कि 6 घंटे हुए, 1 आवर में आर की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 आवर में कितना, तो 30 × 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 80, एक 20% है और एक दूसरा 50% है, और ये थर्ड नंबर से ज़्यादा है, बराबर। मतलब कि जो भी थर्ड नंबर होगा उससे पहला नंबर 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर 50% ज़्यादा, ये कहना चाहता है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज, और आगे के 2 नंबर्स का रेशियो क्या होगा ये आपको पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा ये हम ढूंढते हैं। देखो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है 4 जम 5, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अभी देखो क्या बताया है कि 20 और 50% पहला और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से ज़्यादा है। ठीक है,
तो हमने एजम्पशंस किया, मान लो कि तीसरा ए बी और सी है, और सी तीसरा नंबर, वो तो 100% पूरा है, और उससे ज़्यादा क्या है ए 20% ज़्यादा है, 100 + 20 120, और बी वाला 50% ज़्यादा था थर्ड नंबर से। थर्ड हमारे पास क्या 100, 100 + 50 = 150, ऐसे हमने इसको रखा 120 150 एंड 100, तो क्या हो जाएगा 120 और 150 फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का ही आपको डिफरेंस पूछा है, रेशियो पूछा है, थर्ड का नहीं पूछा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे 120 का मान लो आपने 150 से डिवाइड किया, 0 0 कट हो गया, 4 3 ज़ा भी 12 और 5 3 ज़ा भी 15, तो 3 3 कट हुआ, 4 एंड 5 बचा, 4 एंड 5, इसलिए हमारा आंसर रहा है करेक्ट। क्लियर है? ओके, 4 एंड 5 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, इफ द फर्स्ट 10 hours ऑफ अ क्रिकेट गेम के अंदर पहले 10 ओवर में, ठीक है, द रन रेट वॉज ओनली 3.2, रन का रेट कितना था? सिर्फ 3.2। पहले 10 ओवर में क्रिकेट गेम के अंदर रन का रेट 3.2 था। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, जो रिमेनिंग 40 ओवर है उसमें कितने रन हो गए, और टारगेट करना है 282 रन का। कितना टारगेट है? 282 रन, बराबर। पहला 10 ओवर हो चुका है, मतलब कि 10 बॉल हो चुकी है, उसके अंदर 3.2 का ही आपका रन हो पाया है। अभी आपके पास 40 ओवर बाकी है और आपका टारगेट है 282 रन करना। तो क्या करोगे, कितने रन बनाओगे 40 ओवर के अंदर, बराबर। जैसे हम बोलते हैं ना कि 6 लगा इस बार, 4th लगा इस बार, तो ये करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, मतलब कि 6.25, ठीक है, 6.25 जो है यहाँ पे आपको रन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे लगाने हैं देखो, ये कि द टोटल नंबर ऑफ ओवर इन द मैच, टोटल कितनी ओवर है 50, क्योंकि 10 वो कर चुका है और 40 उसके पास रिमेनिंग है, तो 10 + 40 = 50 ओवर उसकी टोटल, उसकी मैच है, ठीक है, 50 ओवर की ये टोटल मैच है। द टारगेट रन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द रन स्कोर इन द फर्स्ट 10 hour। हमको टारगेट पे पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा कि मैंने 10 यूज़ कर लिए और उसमें सिर्फ मेरा रन कितना हो पाया था, 3.2 हो पाया था, 40 बाकी और मेरा टारगेट 282 का है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 40 ओवर्स = 282 माइनस 10 × 3.2 अपॉन 40, ठीक है। हमारा टारगेट 282 माइनस उसमें से जो हमने यूज़ कर लिया है 10 ओवर में 3.2 रन बनाए हैं वो, और अपॉन कितनी ओवर हमारे पास बाकी है वो 40, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 10 में से 3.2 को अपन आपने जो मल्टीप्लाई करते हो तो 32 हो जाएगा, तो 282 × 32 डिवाइड ऑफ 40, 282 में से अगर आप 32 को माइनस करते हो तो बचेगा 250, ठीक है, और डिवाइड में कितने हैं आपके पास 40, तो आपके पास हो जाएंगे 6.25। इसका मतलब क्या है पता है, कि आपको 40 ओवर्स के अंदर 6.25 रन नहीं करने हैं, एक ओवर में एक बॉल के साथ आपका 6.25 रन होना चाहिए, तब जाके आप 282 तक पहुंचेंगे। समझ पाए, बराबर। आपको एक ही बार में इतने रन नहीं करने हैं, वरना तो कितने हो गए 6 और 3 क्या हो जाएगी 8, और बाकी के बचे हो पाएंगे इतने रन 282 नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक बॉल के साथ, हर एक ओवर के साथ जो है आपको 6.25 रन को बनाना है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा 6.25। फिर से देखो, टोटल नंबर ऑफ ओवर कितने हैं 50 है, क्योंकि 10 हमने यूज़ किए वो, और 40 हमारे पास रिमेनिंग है। मतलब ये जो हम क्रिकेट गेम खेल रहे हैं उसके अंदर ये टारगेट था कि हम जो आज क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं वो 50 ओवर का है। उसमें से आपने 10 ओवर को जो है वो कंप्लीट कर दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 10 बॉल को क्रॉस करके 3.2 ही रन बनाए हैं, आपके पास 40 रिमेनिंग है। इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने बनाने, टारगेट क्या है 282, यूज़ क्या कर लिया है 10 × 3.2, 10 ओवर और उसमें रन कितने बनाए 3.2, डिवाइड कितने बाकी बचे हमारे पास ओवर तो 40। अभी क्या करेंगे, 10 का 3.2 से मल्टीप्लाई 32, 282 का 32 से माइनस 250, 250 का डिवाइड 40 के साथ 6.25, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है कि लुक एट दिस सीरीज़, ये सीरीज़ को देखो और बताओ कि नेक्स्ट जो है वो नंबर क्या होगा, ठीक है। पहला क्या है 12, फिर 11, 13, 12, 14, 13, ओके। 12 के बाद क्या आया 11, फिर 13 के बाद क्या आया 12, ठीक है। दो नंबर को देखो आप, 12 फिर एक को स्किप कर दो 13 फिर 14। अभी 11 वाली सीरीज़ को देखो, 11
फिर वो 13 को स्किप करो और उसके आगे का नंबर 12, 13, ठीक है। हमको कौन से नंबर पे फोकस करना है अभी, 12 वाली सीरीज पे। पहली जो 12 वाली सीरीज है उस पे करो। 12 आया, 13, 14 और अब क्या आएगा 15। तो नंबर क्या करेक्ट आने वाला है, 15 की डिजीज हमारी यहाँ पे करेक्ट आएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी फॉर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्या कहना चाहता है कि एन एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 किलोग्राम। ए, बी और सी तीनों को अगर आप इकट्ठा करते हो ना तो उसका वेट आपको मिलता है 45 किलोग्राम। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 किलोग्राम। अगर 40 और बी का वेट देखें तो 40 किलोग्राम है। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, बी 43 किलोग्राम। ए और बी का 40 किलोग्राम, बी एंड सी का 43 किलोग्राम। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बी का वेट निकालना है। क्वेश्चन से पहले तो अच्छे से समझिए कि एवरेज वेट आपको दिया हुआ है किस किस का, तो एक है ए का, एक है बी का और सी का, तीनों का मिला के कितना होता है 45 किलोग्राम। अगर आपको पता है कि ए और बी का एवरेज वेट है आपके पास 40 किलोग्राम, बी और सी का है 43 किलोग्राम, तो बी का कितना होगा, ठीक है, ये आपको पूछा है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया है वो देखो कि ऑप्शन नंबर डी है क्या, 31 किलोग्राम जो है वो बी का वेट होगा, ठीक है। अभी देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एवरेज वेट तीनों का कितना है, ए का भी 45 है, बी का भी 45 और सी का भी 45, तीनों का प्लस कर दो 45 45 45, 135 किलोग्राम टोटल हो जाएगा। अभी हमको पता है कि ए और बी का लगता है 40 किलोग्राम जितना हो, बराबर। तो ए और प्लस बी 40 प्लस 40 80 किलोग्राम, मतलब अब हम सी का निकाल सकते हैं। हाँ, सी इज इक्वल टू टोटल में से 80 को माइनस कर दो, 135 माइनस 80 इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। अभी बी और सी का एवरेज दिया था 43, तो बी का भी 43 और सी का भी 43, 43 प्लस 43 86 किलोग्राम। तो हम ए का निकाल सकते हैं, टोटल में से 86 को माइनस कर दो, 135 माइनस 86 49 किलोग्राम। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, ए प्लस सी का निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि ए और सी का सेपरेटली हमारे पास आ गया है। तो ए का कितना 49 किलोग्राम और सी का कितना 55 किलोग्राम, 49 प्लस 55 करो 104 किलोग्राम। अभी इसके ऊपर से हम बी का निकाल सकते हैं, टोटल में से ये जो है दोनों का माइनस कर दो, किसका, ए और सी का। तो क्या आ जाएगा 135 माइनस 104, तो आंसर आ जाएगा 31 किलोग्राम। तो बी का कितना है 31 किलोग्राम। ये वाले क्वेश्चंस हम 3 और 4 स्टैंडर्ड में जो है वो क्लियर करते थे, जो अभी भी नहीं आते हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं कि मेथड्स क्या थी, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31 किलोग्राम। लेट अस वी कैन सी फॉर अगेन कि ऑप्शन नंबर डी में 31 किलोग्राम ही था, तो हाँ वही है, 31 किलोग्राम ही है जो बी का वेट है, ठीक है। चलो फिर से देखो इसको एक बार, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो एवरेज वेट दिया है हमको कितना 45 किलोग्राम, तो हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 किलोग्राम। अभी हमको बोला एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी जो हमारा 40 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 प्लस 40 80, इस पर हम निकाल लेंगे सी, टोटल वेट में से 80 को माइनस कर दो, 135 माइनस 80 55। बी प्लस सी हमको एवरेज दिया हुआ है, मतलब बी और सी का एवरेज वेट है 43, तो 43 प्लस 43 कर दो 86 किलोग्राम। तो ए मिल जाएगा, 135 में से 86 गया तो 49 किलोग्राम। ए और सी मिल गया तो हम दोनों का प्लस कर दो अब हम, तो हमको मिल जाएगा बी का वेट, इसलिए हमने किया ए का 55, सी का 49, 49 प्लस 55 104, इसलिए हो जाएगा हमारा बी का वेट इज इक्वल टू 135 माइनस 104 और वो हो गया 31 किलोग्राम। ओके, चलो अभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम मेन हमारी नर्सिंग लैंग्वेज पे आएंगे। क्या दिया है इसके अंदर कि एक्सिलरी जो नर्व्स है वो क्या सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, ठीक है। नर्व से ही हमको सेंसेशन आता है, हमको पता चलता है कि वो या क्या हमें टच कर रहा है, कैसी चीज़ है, वो ठंडी है गर्म है, ठीक है। ओके, तो एक्सिलरी नर्व सप्लाईज किसको करती है, डेल्टोइड एंड टायरस मेजर मसल्स को करती है, डेल्टोइड एंड टायरस माइनर मसल्स को करती है, टायरस मेजर एंड टायरस मेजर मसल्स को करती है, ठीक है, दोनों एक ही दिया हुआ है ना। फिर कोरे ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकी को करती है। इसके लिए ना एनाटॉमी पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या आंसर दोगे, इसलिए स्केलेटल मसल सिस्टम्स को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, एक्सिलरी नर्व जो है वो ऐसी नर्व है दैट अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर कोड। कहाँ से निकलती है वो, पोस्टीरियर कोड ऑफ द
ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ठीक है, कहाँ से निकलती है वो? तो पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है एंड सप्लाइड द डेल्टोइड मसल्स। और वो किसको देती है? सप्लाइड किसको करती है? डेल्टोइड मसल्स और टेरेस माइनर को। किसको करती है? डेल्टोइड और टेरेस माइनर। मतलब कहाँ पे? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो वो हमारा करेक्ट होगा। और दूसरा देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू द स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड मसल्स एंड द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल. It also plays a role in the coordination of the shoulder movements, particularly those involving abduction, बराबर, बॉडी से दूर जाना एबडक्शन में, और रोटेशन ऑफ द आर्म में भी ये अपना रोल प्ले करती है। तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? डेल्टोइड एंड टेरेस माइनर। और ये जो नर्व है वो अराइज होती है पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा कि एक्सिलरी नर्व सप्लाइज डेल्टोइड एंड टेरेस माइनर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीज़ एंड सोशल कंडीशन। डिजीज़ और सोशल कंडीशन से जो है हमको लड़ना, ये रिलेशन क्या कहलाती है? बेस्ट डिस्क्राइब बाय सोशलिज्म, सोशल डिफेंस, सोशल पैथोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल डिफेंस जो है वो रेफर्स टू द यूज ऑफ इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजीज एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू प्रिवेंट and address social problems such as crime, conflict and violence. Protection of society, जो protection of society है through measures of prevention, control and correction against such as social problems which cause social disorganization, create deviations and disorder which disturb the orderly functioning of social institution. तो relationship between the disease and social condition is best described by the social defense. बराबर, किसी भी डिजीज और सोशल कंडीशन से लड़ना उसको बोलते हैं सोशल डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है कि नॉर्मल रेंज फॉर वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज आपको पूछा है, कितना होता है? 5000 से 15000 पर mm3, 10000 से 15000 पर mm3, 10000 से 15000 पर mm3, दोनों एक ही दिया है, 5000 से 10000 पर mm3। तो क्या रहेगा? 5000 से 10000 पर mm3, बराबर। नॉर्मल रेंज जो डब्ल्यूबीसी का होता है 5000 से 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, बराबर, ब्लड में। और दिस रेंज कैन वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, और इन्फेक्शन में भी यही डब्ल्यूबीसी को ही देखते हैं। नॉर्मल होता है 5000 से 10000 पर mm3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन देखो, चलो क्या बोला है इसके अंदर, प्रोटामाइन सल्फाइड इज द एंटीडोट फॉर। प्रोटामाइन सल्फेट किसका एंटीडोट है? ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको एंटीडोट पूछे या एंटागोनिस्ट पूछे, एक ही होता है। तो HP क्या याद रखने का? HP हिपेरिन जो है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, और उसका जो होता है एंटीडोट एंटागोनिस्ट। हिपेरिन की जब साइड इफेक्ट्स हो जाती है, एंटीकोएगुलेंट है ना, जब इसकी साइड इफेक्ट होती है हम देते प्रोटामाइन सल्फाइड। ठीक है, क्या देते? प्रोटामाइन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, वॉरफेरिन होता तो उसका एंटीडोट क्या होता? विटामिन के होता है ना। अच्छा, मोस्ट कॉमन कोज क्या पूछा है? देखो, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज। डायरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या है चिल्ड्रन के अंदर? हिस्टीरिया कोलाई है, रोटावायरस है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनियस है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर आपको याद हो तो हम रोटावायरस की वैक्सीन भी देते हैं, रोटारिक्स वैक्सीन। ठीक है, क्योंकि उसमें रोटावायरस का ही इन्फेक्शन नॉर्मली होता है और इसी की वजह से बच्चों में डायरिया भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और रोटावायरस के बारे में देखे पढ़े तो कि रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सीवियर डायरिया अमंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइडली। इट लीड्स टू साइनिफिशिएंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। और ये होने से ना इलनेस और डेथ भी देखने को मिलती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, rotavirus causes gastroenteritis characterized by severe watery diarrhea, vomiting, fever and abdominal pain. ठीक है, अभी देखो Escherichia coli क्या है? तो Escherichia coli जो है वो क्या है? वो स्टेन है 0157 का और कैन कोज द डायरिया, वो डायरिया करवाता है। इट इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ चिल्ड्रन, पर वो कॉमन कोज नहीं है चिल्ड्रन के अंदर। स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो ये भी फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया होता है, तब देखने को मिलता है, पर ये बच्चों में कॉमन कोज नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो ये जो है वो कोई बताए तो डायरिया का कोज ही नहीं है,
टिपिकली कोज रेस्पिरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शन, और ये तो रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रोटा वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with increased intracranial pressure should best be nursed by, बराबर, nursed in, तो उसको कौन सी पोजीशन जो है वो दी जाएगी, है ना, प्रोन पोजीशन देंगे उसको, फाउलस देंगे, सुपाइन देंगे या लेटरल देंगे। ठीक है, तो क्या देंगे हम इसमें पोजीशन, फाउलस पोजीशन देंगे। ठीक है, फाउलस पोजीशन देंगे, 25 to 30 डिग्री इसका हेड एलिवेट रहेगा। ठीक है, तो फाउलस पोजीशन इसका करेक्ट रहेगा एसीपी को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, द ऑप्टिमम कैलोरी टू बी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स इन नॉर्मल एडल्ट, प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिल पाती है, 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 20% या 20 to 30%। तो ऑप्टिमम कैलोरी प्रोटीन से मिलती है 15 to 20%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एसनल आई टोल्ड यू। नेक्स्ट देखो क्या है कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड इज, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड क्या है, ISI मार्क है, कोडेक्स एलिमेंटोरियस है, PFA स्टैंडर्ड है कि एग मार्क स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे जो है ISI मार्क जो है वो बताता है इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, और ये यूज टू सर्टिफाई प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इंटरनेशनल नहीं है ISI, क्योंकि उसका तो नाम ही इंडियन स्टैंडर्ड मार्क है, बराबर, तो वो इंडिया के लिए है, इंटरनेशनल के लिए नहीं है। PFA की बात करें तो PFA जो है वो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन स्टैंडर्ड्स है इंडिया के अंदर, और एगमार्क जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। पर जब हम बात करेंगे कोडेक्स एलिमेंटोरियस की, तो वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा और WHO के द्वारा। कोडेक्स एलिमेंटोरियस जो है वो FAO और WHO के थ्रू जो है पब्लिश्ड हुआ। प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, वो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस को उसकी प्रोवाइड करता है, कोड्स को देता है, प्रैक्टिस टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, इट्स सर्व एज अ ग्लोबल रेफरेंस फॉर द इंटरनेशनल फूड ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसीलिए इंटरनेशनली फूड को देखने के लिए क्या आएगा स्टैंडर्ड, कोडेक्स एलिमेंटोरियस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। आप रेशनल बी शांति से सुनिएगा वरना पता नहीं चलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी है, एग की है, मिल्क की है, ब्लैक ग्राम की है कि सोयाबीन की है, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू आती है एग की। ओके, तो ये आएगा कितना हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो कैसे, तो एग जो है ना वो बायोलॉजिकल वैल्यू उसकी होती है 94, मिल्क की होती है 90, सोयाबीन की होती है 73, बराबर, इसीलिए सबसे ज़्यादा तो किसकी है, 94 एग की है ना। 1 एग इज ओनली 75 कैलोरी, but 7 gram of high calorie protein, 5 gram of fat, 1.6 gram of saturated fat along with iron, vitamin, minerals and carbohydrates। ठीक है, बायोलॉजिकल वैल्यू BV इज अ मेजर, वो कैसे मेजर करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू, तो BV इज अ मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन। ठीक है, वो कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब्ड करता है फ्रॉम अ फूड दैट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। Eggs have the highest biological value 94, है ना, all the foods because they contain all the essential amino acids in the right proportion required by the human body, क्योंकि उसके अंदर essential इतने अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को राइट प्रपोर्शन में चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए है, कितना होता है एग के अंदर 75 कैलोरी, जिसमें 7 ग्राम जो है वो हाई कैलोरी प्रोटीन, 5 ग्राम फैट होता है, 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, और बाकी आयरन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, पर है एग से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिल्क का कितना था 90, एग का 94, बराबर। अगर हम बात करें कि ब्लैक ग्राम, तो ब्लैक ग्राम जो यहाँ पे है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जनरली हैव अ लोअर बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू द एनिमल बेस्ड प्रोटीन। ओके, ब्लैक ग्राम हमको प्लांट से मिलता है और उसमें एनिमल से तो कम ही होगा बायोलॉजिकल वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और सोयाबीन जो है उसके अंदर कितना बायोलॉजिकल वैल्यू है 73, मिल्क का 90 है, तो मिल्क भी सोयाबीन से ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू रखता है, जबकि एग की तो 94 है, मतलब वो तो मिल्क और सोयाबीन दोनों से ज़्यादा है ना। तो सोयाबीन जो है वो भी हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू 73 होती है, वो भी प्लांट बेस्ड है, बराबर। दे डू नॉट सुपर पास दी एग्स, वो भी
एग के जितने तो बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं रखता, इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू होती है एग की 94। ठीक है, नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि खुद का प्रोटेक्शन करना, किसी बात को भूलने के लिए, किसी झगड़े को भूलने के लिए, ये होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। उसमें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो आप मैच्योरिटी से अपना लेते हैं, या कुछ ऐसे होंगे जो आप इमैच्योरिटी से प्ले करोगे। ठीक है, जैसे कि रिग्रेशन, वो इमैच्योर है। 55 साल का बूढ़ा आदमी जो क्या करने लगता है, रोने लगता है बच्चों के जैसा, तो वो क्या है, रिग्रेशन, 55 से बचपन तक का बिहेवियर। पर यहाँ पे हमको पूछा है मैच्योर क्या है, प्रोजेक्शन, एंटिसिपेशन, डिनायल या रिएक्शन फॉर्मेशन करना। प्रोजेक्शन मतलब क्या, किसी और पे किसी चीज़ को डाल देने का, ठीक है, और डिनायल मतलब कि ना ही करने का, मैं नहीं करूँगा, बराबर। रिएक्शन फॉर्मेशन करना मतलब क्या, रिएक्शन फॉर्मेशन कहीं और कर देने का, सही में वही करना जरूरी नहीं था, वो तो ठीक भी नहीं था, पर फिर भी आपने कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा कि एंटिसिपेशन जो है वो यहाँ पे मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बता रहा है साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। जो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है आर दोज दैट अलाउ इंडिविजुअल टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो ऐसा है कि जो इंडिविजुअल को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कॉप अप करना सिखाता है, ठीक है, इन अ हेल्दी एंड एडेप्टिव वे, हेल्दी और एडेप्टिव वे के थ्रू, विदाउट रिजोर्टिंग टू हार्मफुल, ठीक है, उसमें कोई भी हार्मफुल या सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर नहीं आएगा। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट और मिटिगेट नेगेटिव आउटकम्स। ऐसा प्लानिंग होगा कि जिसकी वजह से आप मिटिगेट नेगेटिव आउटकम को रोक देंगे, रैदर देन रिएक्टिव इम्पल्सिवली, ठीक है, जबकि वो पर्सन कुछ भी इम्पल्सिविटी दिखाए, एग्रेसिवनेस दिखाए उसके पहले, और डिफेंसिवली व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़े उसके पहले ही आप रोक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एंटिसिपेशन का, कि एन इंडिविजुअल हु एंटिसिपेट्स अ पोटेंशियली स्ट्रेसफुल मीटिंग एट वर्क, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जिसको एक स्ट्रेसफुल मीटिंग जो है वो हुई उसके वर्क के रिलेटेड, माइट प्रिपेयर बाय रिसर्चिंग द टॉपिक, ठीक है, उसने क्या किया, रिसर्चिंग टॉपिक से सब रेडी कर दिया था। प्रैक्टिसिंग देयर प्रेजेंटेशन, उसने अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया था कि मुझे पता है कि मेरा वर्क के रिलेटेड इसमें मुझे बोलेंगे, तो उसके पहले ही मैं रेडी हो गया, ठीक है, उसने टॉपिक रेडी कर दिया, प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया। एंड सेकिंग फीडबैक फ्रॉम द कलीग्स, और उसने अपने फीडबैक से कलीग्स भी फीडबैक भी जो है वो ले ली उसके कलीग्स से कि मैं क्या करूँ तो इससे बच सकता हूँ। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच कैन हेल्प द इंडिविजुअल फील मोर कॉन्फिडेंट। और ये सब रेडी करके जिसमें उसको जो है डांट मिलने वाली थी, क्या हो गया, तब उसको जो है कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं हर एक तरीके से रेडी हूँ, कुछ भी पूछे मैं रेडी हूँ, एंड इन कंट्रोल में हूँ, एंड में रिजल्ट इन अ मोर पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, तो ये है एंटिसिपेशन जो मैच्योर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंटिसिपेशन इज अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कोज यूरिन डिस्कलरेशन एक्सेप्ट। इसमें दी हुई 3 ड्रग ऐसी है कि जो यूरिन लेने से यूरिन का कलर बदल जाएगा, पर एक को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रोफ्यूरांटोइन, रिफाम्पिसिन, डिगॉक्सिन या फिनाजोपिरिडिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है रिफाम्पिसिन के बारे में तो कि वो तो एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस की बराबर एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग का प्राइमरी जो ड्रग है ना, पैरिस करके उसकी ही ड्रग है ये रिफाम्पिसिन, और वो यूरिन का रेड ऑरेंज कलर कर देती है, तो ये तो करती है। ठीक है, फिर नाइट्रोफ्यूरांटोइन ब्राउन कलर का यूरिन कर देती है, और फिनाजोपिरिडिन जो है वो ऑरेंज और रेड कलर का यूरिन कर देती है। ठीक है, क्लियर है, रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज, फिनाजोपिरिडिन ऑरेंज टू रेड, एंड नाइट्रोफ्यूरांटोइन ब्राउन कलर का यूरिन करती है। पर डिगॉक्सिन जो है ना, वो यूरिन के ऊपर कोई भी प्राइमरीली इफेक्ट नहीं डालती है। वो प्राइमरीली डिगॉक्सिन लाइक ऑफ दैट क्लासिकल ग्लाइकोसाइड ड्रग है, ठीक है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि हार्ट रेट को लो करवाती है, ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचवा में मदद करती है, वेंट्रिकुलर को ओके करवाती है। तो डिगॉक्सिन का हार्ट रेट के रिलेटेड इंपॉर्टेंस यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, सच एज वो एट्रियल फिब्रिलिएशन में इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर में इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट डू नॉट इंक्लूडेड ऑफ द यूरिन कलर। तो डिगॉक्सिन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नाइट्रोफ्यूरांटोइन ब्राउन कलर यूरिन, रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज कलर यूरिन, फिनाजोपिरिडिन ऑरेंज रेड कलर का यूरिन करवाती है। डिगॉक्सिन का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यूरिन का डिस्कलरेशन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्राडर्मली एक्सेप्ट। इसमें से दी हुई ड्रग आप
इंट्राडर्मली आईडी दे सकते हो, एक को छोड़ के। इंसुलिन, बीसीजी वैक्सीन, मॉन्टॉक्स टेस्ट या टेस्ट डोज ऑफ द ड्रग्स। बीसीजी की वैक्सीन हम आईडी देते हैं, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, जो ट्यूबरक्लोसिस के सामने प्रोटेक्शन देती है। मॉन्टॉक्स टेस्ट जिसको हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट पीपीडी, पर्क्वाइस्ट टेस्ट, ओके, और जो है हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ठीक है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट भी हम आईडी ही करते हैं। और टेस्ट डोज ऑफ द ड्रग, किसी भी ड्रग का आपको सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक करना है तो वो भी आप आईडी देके ही चेक करोगे, क्योंकि वो सबसे स्मॉल अमाउंट होता है। पर इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस देते हैं, कैसे देते हैं, एससी देते हैं, सबक्यूटेनियस। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा इंसुलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो इंसुलिन जो है वो टिपिकली हम एडमिनिस्टर करते हैं सबक्यूटेनियसली, नॉट इंट्राडर्मली, टू एंश्योर स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि उसको धीरे धीरे स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन करवाना है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसके लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे होता है ये। नेक्स्ट वन देखो क्या हमारा दिया हुआ है कि द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज। जीईआरडी को अगर आपको ढूंढना है, उसका डायग्नोस्ट करना है, तो आप क्या करवाते हो, बेरियम स्वेलो करवाते हो, एंडोस्कोपी, 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करवाते हो, या फिर इसोफेजियल मैनोमेट्री करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपको अगर बेरियम स्वेलो की बात करें ऑप्शन ए की, तो दिस इज जो है वो क्या है, बेरियम स्वेलो जो है वो एनाटॉमिकली एबनॉर्मलिटीज़ को शो करता है, डज नॉट डायरेक्टली मेजर एसिड एक्सपोजर, है ना। गैस्ट्रोएसोफेजियल में रिफ्लेक्स में क्या होता है, बैकफ्लो, रिगर्गिटेशन होता है एसिड्स का, ठीक है। तो ये बेरियम स्वेलो इसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एंडोस्कोपी की बात करें तो एंडोस्कोपी जो है वो तो विजुअलाइज करती है म्यूकोजल डैमेज को, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। और इसोफेजियल मैनोमेट्री की बात करें तो वो जो है इसोफेजियल मोबिलिटी को और मोटिलिटी को, मोटिलिटी मतलब कि मूवमेंट को, प्रेशर को देखती है, एसिड एक्सपोजर को नहीं देख पाती है। बट अगर हम 25 आवर पीएच मॉनिटरिंग की बात करें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जीईआरडी का। कैसे कि वो जो है डायरेक्टली मेजर करती है एसिड एक्सपोजर का, क्योंकि पीएच है ना, तो पीएच एसिड से ही देखा जाता है इन द इसोफेगस ओवर दी 24 आवर पीरियड। 24 आवर पीरियड तक कंटिन्यूसली हमको इसका पीएच मॉनिटरिंग करना है, और वही हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जीईआरडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, टाइफॉइड परफोरेशन अकर्स ड्यूरिंग। टाइफॉइड का परफोरेशन कब होता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। टाइफॉइड के ही अंदर हम पढ़ते हैं बिपासा बासु टेस्ट करके, है ना, बासु ब्लड कल्चर, ए फॉर दी नेक्स्ट वन, एस फॉर दी स्टूल कल्चर एंड यू फॉर दी यूरिन कल्चर, ठीक है, एस फॉर दी स्टूल कल्चर, है ना, बी फॉर दी ब्लड, एस फॉर दी स्टूल, ए फॉर दी एग्लूटिनेशन टेस्ट, है ना, ऐसे। तो देखो परफोरेशन, टाइफॉइड फीवर जो है वो प्रीडोमिनेंट कोज है नॉन ट्रॉमेटिक इंटेस्टिनल परफोरेशन करवाता है, ठीक है, नॉन ट्रॉमेटिक इंटेस्टिनल परफोरेशन करवाता है। टाइफॉइड परफोरेशन अकर्स इन द टर्मिनल इलियम। और टाइफॉइड का परफोरेशन कहाँ होता है ऐसा पूछे तो क्या आएगा, टर्मिनल इलियम में, सेकेंडरी टू नेक्रोसिस ऑफ द पेयर्स पेचेस। वो क्या करता है, सेकेंडरी नेक्रोसिस करवा देता है पेयर्स पेचेस के अंदर अबाउट 2 to 3 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। जब से फीवर आने की चालू हुआ उसके बाद 2 to 3 वीक्स के अंदर पेयर्स पेचेस का नेक्रोसिस करवा देता है और टर्मिनल इलियम के अंदर परफोरेशन करवा देता है। दी हाई इंसिडेंस ऑफ परफोरेशन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू लेट डायग्नोसिस। ऐसा क्यों होता है परफोरेशन, क्योंकि आपने लेट डायग्नोसिस किया, इसका पहले पता नहीं चला। द इमर्जेंस ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, वायरल स्ट्रेन्स हुआ जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है ना कोज इसका टाइफॉइड का, वो। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर पेन, एब्डोमेन, फीवर। अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिगार्डेड एज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनल इलियम के अंदर परफोरेशन हो चुका है, इसके लिए, ठीक है। रिगार्ड एज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ दी प्री ऑपरेटिव रिससिटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटेंसिव के। प्री ऑपरेटिव में आपको रिससिटेशन भी करना पड़ सकता है सीपीआर, और पोस्ट ऑपरेटिव में आपका इंटेंसिव केयर भी हो सकता है आईसीयू, ठीक है। तो टाइफॉइड का परफोरेशन वो टर्मिनल इलियम के अंदर होता है और 2nd to 3rd वीक में होता है, इसलिए क्या आंसर करेक्ट रहेगा, 2nd वीक, ठीक है, क्या 2nd वीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हिस्क्रम्स डिजीज। हिस्क्रम्स डिजीज जो है उसका बेस्ड डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है, रेक्टल बायोप्सी, एनल मैनोमेट्री, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो क्या आएगा, तो एनल मैनोमेट्री जो है ना, एनल मैनोमेट्री ऑप्शन नंबर बी,
दिस इज जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? ऑल्दो एनल मैनोमेट्री कैन सजेस्ट हिस्क्रम्स डिजीज, वो सजेस्ट करती है बाय शोइंग अ लैक ऑफ रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। वो क्या बताती है? रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, बराबर, वो डेफिनेटिव नहीं है। जरूरी नहीं है कि इनहिबिटरी रिफ्लेक्स आ रहे हैं रेक्टो एनल के, मतलब आपको जो है यही हिस्क्रम्स डिजीज ही हुआ है। एमआरआई जो है वो आपको टिपिकली डायग्नोज नहीं कर पाता है, और सिटी स्कैन भी जो है वो भी इसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है। बाकी क्या रहा है? रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। जैसे 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट था जीईआरडी का, ऐसे ही हिस्क्रम्स डिजीज का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है रेक्टल बायोप्सी। ठीक है, कैसे करता है हिस्क्रम्स डिजीज की? उसके अंदर अगर हमने रेक्टल बायोप्सी की तो वो कंफर्म करके देगा। इसके अंदर ए गैंग्लियोनिक देखने को मिलता है, मतलब वो दिखाएगा कि एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स है यहाँ पे इन द रेक्टल टिश्यू, और विच इज डायग्नोस्टिक दिस कंडीशन प्रॉपरली, मतलब कि रेक्टल बायोप्सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, कॉमनेस्ट कोज ऑफ एवी, बराबर, एवी फिस्चुला मतलब कि आर्टरियोवेनस फिस्चुला, उसका कॉमनेस्ट कोज क्या हो सकता है? वो क्यों बन जाता है? कॉन्जेनाइटली होता है क्या ये? ट्रॉमेटिक की वजह से हुआ, आइट्रोजेनिक मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ, या ट्यूमर इरोजन की वजह से जो है वो बनता है। ठीक है, तो एवी फिस्चुला बनने का कॉमनेस्ट कोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज की हम बात करें आर्टरियोवेनस फिस्चुला में, एवी फिस्चुला की, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से कोल्ड हेमोडायलिसिस आप जब करते हो तब एक्सेक्स क्रिएशन हो जाता है, और विच इज़ एन आइट्रोजेनिक कोज इंड्यूस्ड बाय सर्जन। सर्जन की गलती है, उसने ऑपरेशन के दरमियान, ये प्रोसीजर के दरमियान स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की और उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन लगा और ये बन गया है, तो ये आइट्रोजेनिक है। ठीक है, वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पर देखो, विच डन टू प्रोवाइड एक्सरसाइज फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस करने के लिए जो है हम एवी फिस्चुला बनाते हैं, आपको पता हो तो, है ना। और फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर सर्जन क्रिएट्स अ कनेक्शन। ये प्रोसीजर के दरमियान सर्जन एक कनेक्शन बनाता है आर्टरी और वेन के बीच में, आर्म या लेग के अंदर। ठीक है, विच अलाउज फॉर ईजियर एंड मोर इफिशियंट रिमूवल ऑफ द ब्लड फ्रॉम हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। Other less common cause of AV fistula is the trauma, infection, abdominal blood vessels development extra हो सकते हैं, पर मेन जो है कॉमनेस्ट कोज ऑफ द AV fistula इज हाइड्रोजेनिक। अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा ना तो आपका ये हाइड्रोजेनिक में कन्वर्ट कब होगा आपको पता नहीं चलेगा, और वो सर्जन की गलती या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की गलती से होने वाला इन्फेक्शन, क्योंकि उन्होंने स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की, उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो क्या है कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्शन इज एंटागोनाइज्ड बाय। पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन जो है उसको किसके थ्रू एंटागोनाइज्ड कर सकते हैं, मतलब कि एंटागोनिस्ट कर सकते हैं, लाइक एंटीडोट की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन है, कैल्सिटोनिन है, ग्लूकागॉन है या ऑक्सीटोसिन है। तो जो सीरम कैल्शियम लेवल है इज कंट्रोल्ड बाय पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। सीरम कैल्शियम का लेवल जो है वो पीटीएच के थ्रू मॉनिटर होता है, जिस एंड कैल्सिटोनिन के थ्रू होता है। इज आयोनाइज्ड सीरम कैल्शियम डिक्रीज्ड, जैसे ही आयोनाइज सीरम कैल्शियम जो है वो डिक्रीज होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करने लगती है पीटीएच को। ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड पीटीएच को सिक्रीट करेगी क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। This event then increases calcium absorption from the GI tract, increases calcium reabsorption from the renal tubule and release calcium from the bone. The increase in calcium non-concentration suppresses PTH secretion. बराबर, when calcium increases excessively and the thyroid gland secretes calcitonin, it briefly inhibits calcium reabsorption from bone and decreases the calcium concentration. तो क्या इसका रॉन्ग रहेगा? कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्शन इज एंटागोनाइज्ड बाय दी, कौन बंद कर देता है पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन? तो बंद कर देता है कैल्सिटोनिन। कौन करता है? कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो क्या है, पॉजिटिव होमांस साइन। क्या पूछा है आपको? पॉजिटिव होमांस साइन जो है इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से देखने को मिलती है? निस्टाग्मस की वजह से। निस्टाग्मस क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की ऐसे ही इनवॉलंटरी मूवमेंट होना उसको बोलते हैं निस्टाग्मस।
थ्रोम्बोसिस की वजह से पॉजिटिव ह्यूमन साइन देखने को मिलता है, डेफनेस की वजह से कि कैपिलरी फ्रेजिलिटी की वजह से। तो हमको अगर आपको याद हो डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस आता था और उसमें हम नी और थाई का टेस्ट करते थे और उसमें ह्यूमन साइन हमको देखने को मिलती थी। तो थ्रोम्बोसिस के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रॉपर आप बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पॉजिटिव ह्यूमन साइन इज प्रेजेंस इन दी डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर दी विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूजफुल इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैच्योर स्पर्म और मैच्योर ओवम हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिले और उसका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो तो वो करेक्ट है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉपर एम्पुला में होगा, क्योंकि एम्पुला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है, तो वहाँ पे होता है जो फैलोपियन ट्यूब है वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला जो सबसे जुड़ा हुआ है यूट्रस के साथ वो इंटरस्टिशियल है, फिर आएगा इस्थमस, फिर आएगा एम्पुला एंड लास्ट 4 वन इज द इनफंडिबुलम, ठीक है। तो उसमें से एम्पुला वाइडेस्ट होता है, फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होता है, पर कभी कभी उसके अंदर सीलिएटेड प्लेट होती है कि जो सीलिया की वजह से क्या होता है कि वो अंडा जो रेडी हो चुका है उसको तैयार करके यूट्रस में भेजेगी और यूट्रस में एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में अपर यूट्रस एंटीरियर पोस्टीरियर में वो चिपक जाएगा, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है ना आपी बराबर, अपोजिशन एडहेशन इन्वर्जन एंड पेनिट्रेशन करके उसके थ्रू ये होता है। हो क्या जाता है कि ये हमारी सिस्टम होके है नहीं, तो जो अंडा तो बना फर्टिलाइज तो हुआ पर इम्प्लांटेशन के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, और आगे नहीं बढ़ पाया तो उसको लगा ये जब वो एम्पुला में आया कि यही मेरा घर है, और वो वहीं पे फर्टिलाइज की जगह इम्प्लांट भी होने लगता है। पर वो जब इतना बड़ा होता है तो फैलोपियन ट्यूब फट जाती है और उसकी वजह से, और जब भी आपकी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाए यूट्रस को छोड़ के और कहीं भी जगह, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, नॉट यूजफुल नहीं है, ये पूछा है कौन सा टेस्ट फैलोपियन ट्यूब में हुई प्रेगनेंसी को देखने के लिए यूजफुल नहीं है। ट्यूबल मतलब कि फैलोपियन ट्यूब, और कोई ट्यूब में ये जाती नहीं है बराबर। तो एससीजी नहीं करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बराबर, यूएसजी पेल्विक एग्जामिनेशन या हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। देखो एससीजी जो है ना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये तो एक हार्मोन है जिसका स्टडी आपको ब्लड की वजह से करना पड़ेगा। उससे सिर्फ आपको यही पता चलेगा कि हाँ शायद जो है आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई है, प्रॉपर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रेगनेंसी को दिखाता है। एससीजी सिर्फ प्रेगनेंसी को दिखाता है कि एससीजी पॉजिटिव आया मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी कहाँ रही है वो नहीं दिखाता है, ठीक है। यूएसजी करने से तो पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चा फलित हो रहा है, आपका जो फिटस फलित हो रहा है वो यूट्रस के अंदर नहीं हो रहा है, तो ये तो करेक्ट है। पेल्विक एग्जामिनेशन करने से भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा पेल्विक एब्डोमिनल पोर्शन जो है उसमें भी हमको कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी जो है, साल्पिंग्स इज द फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है। और अब आप जब वो करोगे ग्राफी उसका एग्जामिनेशन, तब भी आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी तो फैलोपियन ट्यूब में हो चुकी है, जो यूट्रस में नहीं है वो भी गलत है। तो यूएसजी भी दिखाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन भी हमको दिखाता है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी भी दिखाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी हो चुकी है, बट एससीजी नहीं दिखाता है, क्योंकि एससीजी तो तब भी बढ़ता है जब आपको जो बोले हम कि कोई कैंसरियस सिचुएशंस जो हमने देखा था, गैस्ट्रोट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो जाता है ना, मोलार प्रेगनेंसी जिसमें बोलते हैं पूरा यूट्रस जो स्नोस्टॉर्म यूट्रस देखने को मिलता है, तब भी ये तो देखने को मिलता है, हाइडेटिडिफॉर्म मोल में भी, ठीक है, तब भी बढ़ जाता है। तो ये तो कोई इसका है नहीं बराबर। जैसे कि हम देखें कि अल्ट्रासाउंड जो था यहाँ पे यूएसजी टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड चेक द फिटल हार्ट रेट, तो ये तो हमको दिखाता है। ब्लड टेस्ट की हम बात करें, एससीजी ब्लड टेस्ट में भी आता है और यूपीटी में भी आता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी आता है, टू मेजर द लेवल्स ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन विच इज टिपिकली लोअर इन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लोअर रहेगा नॉर्मल दैन द प्रेगनेंसी के दौरान। लेप्रोस्कोपी की बात करें जो हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है या पेल्विक एग्जामिनेशन है, तो उसके अंदर तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब या पेल्विक को डायरेक्टली। दूसरा कुल्डोसेंटोसिस जो है वो दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ नीडल थ्रू द वजाइनल वॉल इनटू द स्पेस बिहाइंड द यूट्रस टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ब्लड विच कुड इंडिकेट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, जो हमको नहीं बताता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट
जो है लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, आई जस्ट टुडे इक्वेट अवर सेशन ओवर हियर. स्टे कनेक्टेड विद अस एंड रिवाइज इट and put the comments and like this session. Thank you.